आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 या आफ्स्पा एक्ट भी आप इसको जानते हैं। काफ़ी रहता है विवादों में। अभी हालिया में खबरों में इसलिए है कि मणिपुर में इसका जो कार्यकाल है, जो इसकी अवधि है, वो बढ़ा दी गई है। अब जब अवधि बढ़ा दी गई है, हमें पता है कि कुकी और नागा और कुकी जो दो जनजातियां हैं, या मीती कुकी नाम से आप जानते होंगे, उनके बीच में तनाव चल रहा है। एक रहती है वैली रीजन में, एक रहती है पहाड़ों में, यानी कि हिल एरिया में। तो वो तो मणिपुर का जो इशू है वो अलग है कुछ। आज हम लोग देखेंगे आफ्स्पा एक्ट के बारे में। आई एम शिवम चतुर्वेदी। आई वेलकम यू ऑल इन दिस discussion of Indian Express Explain section. Here we will discuss AFSPA या Armed Force Special Power Act 1958 as for our UPSC prelims examination is concerned. This is important for us. और जो हमारा मेंस है उसमें आप GS पेपर 2 या GS पेपर 2 यानी कि इंडियन गवर्नेंस से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। विवादों में क्यों रहता है, क्या इसकी ज़रूरतें हैं, क्या इसके प्रावधान हैं, उसको हम एक एक करके देखेंगे इसका इतिहास क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो एक्ट है हमारा, नाम हमने आपको पढ़ ही दिया है, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, 3-4 बार बोल दिया है अभी तक। वैसे आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट कब सबसे पहले लगा था? सबसे पहले लगा था जब भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था। क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि अगस्त क्रांति मैदान से शुरू हुआ था, आप जानते होंगे इसके बारे में। 1942 की कहानी है। शुरुआत में ये अनलीडेड था। अनलीडेड यानी कि लीडर की कमी थी, और जब लीडर की कमी रहती है तब वहां पर क्या हो जाती है, अराजकता उत्पन्न हो जाती है, यानी कि केओस क्रिएट हो जाता है। जब केओस क्रिएट हो जाएगा तो ब्रिटिशर्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लगाना चाहेगा इसमें अंकुश। चूंकि है निरंकुश, तो निरंकुश को अंकुश करने के लिए ये ऑर्डिनेंस की तरह सबसे पहले लाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के एरा में। ठीक, तो पहला आपसे सवाल बन सकता है कि इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस कब किया गया? तो ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, होता क्या है इसमें? इंडिपेंडेंट इंडिया में कब आया? इंडिपेंडेंट इंडिया में आए 1958 में। 1958 में क्या हुआ है कि जो नागा पीपल्स हैं वो क्या कह रहे थे, उनने उठा लिए थे हथियार। हथियार उठाने को अंग्रेजी में कहते हैं इंसर्जेंसी। हथियार किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ, कि जो आप पॉलिसीज ला रहे हैं हम उनसे नाखुश हैं। आप हमें एक नागा जो जनजाति है उसके लिए अलग राज्य, या अलग राज्य नहीं, अलग देश बना कर दें। तो उनकी इंसर्जेंसी से बचने के लिए सातों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का जो अभी पूरा रीजन है, वो बाद में चल के 7 अलग अलग राज्य बने, लेकिन वो जो पूरा रीजन है नॉर्थ ईस्ट का, उसमें क्या क्या इंक्लूड है? उसमें इंक्लूड है असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड त्रिपुरा। ठीक, अब इंडिपेंडेंट इंडिया में 1958 में आया नागा इंसर्जेंसी के दौरान। जब पहली बार आया था तो इसको ऑर्डिनेंस की तरह लाया गया था। आप सभी को पता होगा ऑर्डिनेंस क्या है। ऑर्डिनेंस है कि जब प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन कैबिनेट लेकर आते हैं, कोई एक प्रोमगेट करते हैं एक लॉ को, वो लॉ फॉलो होने लगता है, यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में आ जाता है। अब जब कोई भी सेशन है हमारा राज्यसभा और लोकसभा के, ये कब होगा ऑर्डिनेंस? जब ये दोनों सेशन अपने वर्क नहीं कर रहे होंगे। जब ये सेशन में आएंगे तो विद इन 6 मंथ आपको दोनों जो हमारे पार्लियामेंट के हाउस हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा, यहां से आपको पास कराना पड़ेगा, तब वो आगे काम कर सकेगा। तो पहले ऑर्डिनेंस की तरह आया, लेकिन फिर बाद में 1958 में आ गया एक्ट की तरह। ठीक, नागा इंसर्जेंसी के दौरान आया था। अब ये सब तो हो गई वो वाली बातें जो नॉर्मल है। ये प्रीलिम्स की कहानी अब यहां से खत्म हो चुकी है। अब आते हैं हम लोग कि इसमें होता क्या है। इसमें जो सेक्शन 3 है इस एक्ट का, वो ये कहता है कि कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर, नियम कानून, जनता के बीच में जो सामंजस्य बना हुआ है, वो यदि कहीं खराब हो रहा है। अब खराब हो रहा है ये कौन बताएगा? ये बताएगा वहां की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि कलेक्टर साहब हैं जो वहां के। कलेक्टर साहब किससे कहेंगे? कलेक्टर साहब अपने, यदि किसी राज्य के अंदर बैठे हुए हैं तो वो भेजेंगे कहाँ रिकमेंडेशन? राज्य सरकार के मुख्यमंत्री साहब के पास में। और कलेक्टर साहब यदि किसी यूनियन टेरिटरी में बैठे हुए हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेटर के पास भेजेंगे अपनी रिकमेंडेशन। अब वो एडमिनिस्ट्रेटर या स्टेट गवर्नमेंट के सीएम या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्वयं उस पूरे एरिया को, जहां ये समस्या ग्रसित है क्षेत्र, क्या है इंसर्जेंसी के कारण केओस देखा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने, उनने कहा कि हमें अब आर्मी की रिक्वायरमेंट है। तो आर्मी की रिक्वायरमेंट के लिए एक जरूरी बात होती है कि उस जगह को आपको डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित करना पड़ेगा।
वो डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कौन करेगा? वो डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित करेगा या तो सीएम या फिर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इटसेल्फ। किसको किसको कर सकती है डिक्लेयर? या तो किसी एक पार्ट को कर दे उस क्षेत्र के, या फिर पूरा का पूरा क्षेत्र कर दे, यानी कि असम का या तो कोई पार्ट कर दे या पूरा पूरा असम कर दे। ठीक, अभी फिलहाल मणिपुर का कुछ पार्ट है जो वो इसके अंतर्गत आता है। पावर क्या क्या आ जाएंगी उस आर्मी को जो डिप्लॉय हो रही है, आर्मी सेंट्रल गवर्नमेंट डिप्लॉय कर रही है। देखना यहां पर आगे चल के कनेक्ट होगा कि ये जो पावर आर्मी को मिलेगी वो क्या मिलेगी कि 5 या 5 से ज्यादा लोग यदि कहीं गैदर हो रहे हैं, सुनना मेरी बात ध्यान से, 5 या 5 से ज्यादा लोग यदि कहीं गैदर हो रहे हैं तो उनको आप मतलब अलग कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि आपको लग रहे हैं कि वो कुछ ऐसी गतिविधि कर रहे हैं जो कि लॉ एंड ऑर्डर को डिसरप्ट कर सकती है आगे चल के, तो आप पहले तो वार्निंग देंगे। ठीक, फिर वार्निंग देने पर भी यदि वो लोग नहीं मान सकते हैं तो इनके पास में लाइसेंस रहता है कि ये उनके ऊपर ओपन फायर कर सकते हैं, यानी कि फायरिंग, गोलीबारी कर सकते हैं। ये लोग इस चीज के लिए कैपेबल हैं, कर सकते हैं, यानी कि इनको ये इम्यूनिटी है कि ये वार्निंग देकर ओपन फायर कर सकते हैं कि बंदूकबाजी, गोलीबारी जो भी आप समझते हो वो कर सकते हैं। बिना वारंट के ये किसी को अरेस्ट कर सकते हैं, बिना किसी को इंफॉर्मेशन दिए उसकी जो प्रेमिसेस है, उसके जो घर है, उसके जो विलेज है, बंगला है, गाड़ी है, कुछ भी है, उसको सील कर सकते हैं, उस पर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, प्रेमिसेस को सर्च कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, यदि किसी के घर में कोई और भी बंदूक वगैरह रखी हुई है या वो उस क्षेत्र के अंतर्गत किसी ऐसी चीजों की दुकान या ऐसी चीज की सप्लाई होती है, वो कोई व्यापारी भी हो सकता है, कोई पुलिसकर्मी भी हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, लेकिन वहां का हेड क्या हो जाती है? वहां की हेड हो जाती है आर्मी। तो जितने भी फायर आर्म्स हैं वहां पर, उन सबको भी बैन कर दिया जाता है। ये आती हैं आर्मी के अंतर्गत पावर्स, किसमें? आफ्स्पा में। देखते हैं, डिक्लेरेशन देख लिया हमने, अब देखते हैं कि इसका क्रिटिसिज्म क्यों होता है, क्यों होती है इसकी आलोचना। पहली बात तो आलोचना का पहला पॉइंट ये है, कहते हैं लोग, राइटर कहते हैं इंडियन एक्सप्रेस के, कि ये कॉलोनियल लॉ है। कॉलोनियल यानी कि ब्रिटिश के जमाने में था। ठीक है, अब आप उसको ढोकर चल रहे हैं, अब आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कॉलोनियल लॉ है। अभी भारत में इसकी इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि आप इतने दिन से लगाए भैया, 1958 से लगाए हुए हैं आप, अभी तक क्या आतंकवाद कम हो पाया क्या? ये मैं नहीं कर रहा हूं, कह रहा हूं ये आपका क्रिटिसिज्म वाला सेक्शन कह रहा है, दिस इज नॉट माई पर्सनल ओपिनियन। क्या ये टेररिज्म को कम कर पाया क्या? अभी भी टेररिज्म है, ये देखिए 4th पॉइंट लिखा हुआ है। और क्या लिखा है? 1 2, अनकंट्रोल्ड पावर्स एंड लाइसेंस टू किल। ठीक है, अभी हमने देखा कि वार्निंग देके मार सकते हैं, जो कि आर्टिकल 21 यानी कि जो राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ है, जो उसका हनन हो रहा है यहाँ पर, ह्यूमन राइट्स वाले आ जाते हैं। और अनकंट्रोल्ड पावर, अभी हमने आपको बताया कि किसी को भी बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं, और उस अरेस्ट के बाद में आप क्या भी कर सकते हैं, उसकी जो जगह है उसको सर्च कर सकते हैं, उसको सील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? डिस्टर्ब्ड। और एक बात और है कि जिस व्यक्ति को आप अरेस्ट कर रहे हैं वो डायरेक्ट कोर्ट नहीं जा सकता है। किस बात के लिए? कि आर्मी ने हमारे ऊपर गोलीबारी करी। क्यों नहीं जा सकता है कोर्ट? यदि मान लो कभी चला भी गया, पहली बात तो जा नहीं सकता है, जाना है यदि उसे, तो क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखना यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही डिप्लॉय किया है आर्मी को, और सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से ही आप जा सकते हैं कोर्ट। और यदि मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट कह दे उससे कि हाँ अब आप जा सकते हैं कोर्ट, इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं आर्मी वालों के खिलाफ, तो आर्मी वाले कहेंगे वाह सर वाह, आपका जो न्याय है गजब है, आपने हमको डिप्लॉय किया इसके लिए कि इन लोगों को जाकर कंट्रोल करो, हमें ऐसी ऐसी पावर दी कि आप ओपन फायरिंग कर सकते हैं, और आप ही ने ये परमिशन दे दी कि इनके खिलाफ आप केस कर दीजिए। तो ऐसा होता नहीं है जनरली क्या होता ही नहीं है ऐसा, ये लिखित बातें हैं, होता नहीं है ऐसा कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएं, परमिट लें और फिर वो आपको आर्मी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अनुमति प्रदान कर दें। डिस्टर्ब्ड एरिया कौन घोषित करेगा और कैसे घोषित करेगा? कौन घोषित करेगा? ये तीनों लोग घोषित कर सकते हैं। अब कैसे घोषित कर रहा है, ये बात को आप लेकर कहीं भी भारत की किसी भी जुडिशियरी में नहीं जा सकते हैं। ठीक, तो ये तो हो गई उसकी क्रिटिसिज्म। अब नीड क्या है इसकी? नीड ये है कि आर्टिकल 19 में लिखा है कि यदि भारत की सुरक्षा, अखंडता और एकता में यदि कहीं पे भी आंच आ रही है, यदि सेफ्टी, इंटीग्रिटी और यूनिटी
एब्रोगेट हो रही हैं इंडिया की, सोवरेनिटी इंटीग्रेट हो रही है इंडिया की। कोई आप बात कर रहे हो कि इसको हम शेष कर देंगे, सेपरेट कर देंगे इस वाले पोर्शन को, तो आप कहीं ना कहीं अखंडता भंग कर रहे हैं वहां की। आप वहां पर अराजकता मचा रहे हैं, पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक जो चीजें हैं उन पर आप तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो क्या है, तो भी आप कहीं ना कहीं इसका जो सोवरेनिटी है उसका भी हनन कर रहे हैं। तो आर्टिकल 19 में साफ साफ लिखा है कि इसके सब्जेक्ट यानी कि इन तीनों के को बेस बनाकर हम आपके फंडामेंटल राइट्स को उतने समय के लिए सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है, एक निश्चित समय के लिए। अब दूसरा है जो आर्टिकल 34 जिसमें मार्शल लॉ का जिक्र है। मार्शल लॉ के अंतर्गत यह कहा जाता है कि जिस जगह पर मार्शल लॉ लग जाता है, मार्शल लॉ सरल भाषा में आर्मी का रूल, जहां पर भी आर्मी का रूल लग जाता है वहां के सारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो वो कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिए जाते हैं, ठीक, जब तक मार्शल लॉ लगा रहता है। क्या है तीसरा कि हैव इंडिपेंडेंट जुडिशरी, और ये जो ह्यूमन राइट्स वाले यहां पर इसकी बात कर रहे हैं कि ह्यूमन जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो कहीं ना कहीं सस्पेंड हो रहे हैं, तो उनके लिए ये कहा गया है नीड में, जो इसका मतलब पक्ष में बात है वो ये कहा गया है कि भारत के पास में एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट है, जो कि अल्टीमेट गार्डियन है फंडामेंटल राइट्स का, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को कैसे बचाना है, कब बचाना है, इस बात की समझ ह्यूमन राइट काउंसिल जो भारत में छोटी छोटी एनजीओ खुली हैं उनसे ज्यादा है किसके पास में, सुप्रीम कोर्ट के पास में, ठीक है, और ये सर्टिफाइड चीज है। आगे लिखा हुआ कि यदि कहीं के लॉ और ऑर्डर खराब होता है, इंसर्जेंसी होती है, यानी कि सरकार के खिलाफ हथियार उठाए जाते हैं, तो सरकार के खिलाफ यदि कोई ग्रुप हथियार उठा रहा है तो बदले में सरकार तो स्वयं हथियार नहीं उठाएगी, सरकार की तरफ से आर्मी ही आएगी, तो आर्मी का आना जरूरी है। और यदि इसको हम रिमूव करते हैं तो कहीं ना कहीं ये आर्मी को डिमोरलाइज करेगा, ठीक। तो ये थी हमारी आफ्स्पा से रिलेटेड एक छोटी सी वीडियो, जिसमें हमने देखा कि आफ्स्पा क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है, इसकी नीड क्या है, क्या क्या इसके प्रावधान है और कौन इसको डिक्लेयर करता है। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि प्रीलिम्स में या मेंस में कोई क्वेश्चन बन सकता है। सो इट इज एनफ आई थिंक। और भी आप इससे ज़्यादा जो और भी संबंधित जानकारियां हैं वो ले सकते हैं, नेट में आपको मिल जाएंगी, क्योंकि ये काफ़ी वास्ट सेक्शन चल रहा है। डेली इसमें कुछ ना कुछ आर्टिकल्स आ रहे हैं, हिंदू में भी और इंडियन एक्सप्रेस में भी, तो डेली कुछ ना कुछ पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन एक जो ब्रॉड पर्सपेक्टिव है वो हमने आपको यहाँ पर आज समझाने का प्रयास किया। तो हमें दीजिए आज्ञा, मिलते हैं कैसे किसी नई वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय सिया राम।